Dear children, in today's video you will read Amanda by Robin McMcLean. So first we'll discuss about the poet. Robin McMcLean is an Australian author of books for children and young adult. ये बेसिकली बच्चों के लिए और उनसे थोड़े बड़े जो एडोलेसेंट एज के बच्चे होते हैं, यंग एडल्ट, उनके लिए बुक्स लिखा करती हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई है ये अमांडा जो आप पढ़ने जा रहे हो. She was born on 28 February 1936 in Australia. और उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं. हॉल्टिंग एलिस ऑन एस्ले, पीपल माइट हियर यू. इनकी एक बुक जिसने ह्यूमन राइट्स अवार्ड 1989 में जीता वो था कम बैक टू शो यू आई कैन फ्लाई. और इसको CBCA अवार्ड भी मिला ईयर 1990 में. CBCA मीन्स चिल्ड्रन बुक काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये इसकी अवार्ड भी इनको 1990 में मिली थी. थीम ऑफ द पोम. एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. सभी बच्चे महसूस करते हैं इस चीज़ को कि उनको उनके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और मना करते हैं कोई काम करने से. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. कभी कभी आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी आज़ादी कहीं ना कहीं आपसे छीन ली गई है. किसी मामले में आपको मना किया जाता है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना. ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको भी ऑफन अपने पेरेंट्स से सुनना पड़ता होगा. द सिमिलर डिलेमा ऑफ अ टीनेज गर्ल अमांडा इज़ पोर्ट्रेड इन दिस पोम. इसी पोम में आप पढ़ोगे इसी तरह का इंस्ट्रक्शन और पोर्ट्रेल है ये पोम अमांडा के डिलेमा का. डिलेमा मीन्स परप्लेक्शन, कन्फ्यूज़न, नॉट टू डिसाइड व्हाट टू डू. उसका मेंटल सिचुएशन है जो इसमें पोर्ट्रे किया गया है. व्हेन शी फील्स दैट हर पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट हर फ्रीडम. जब वो महसूस करती है कि उसके पेरेंट्स जो है उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. क्या उसकी मेंटालिटी होती है अमांडा जो प्रोबेबली एक टीनेज गर्ल है, क्या उसकी मेंटल सिचुएशन होती है जब वो हमेशा अपने पेरेंट्स के द्वारा डूज़ और डोंट्स बताया जाता है, ये करो, ये मत करो. जब एक बच्चे को हमेशा इंस्ट्रक्ट किया जाता है एट रेगुलर बेसिस तो किस तरह का उसका मेंटल सिचुएशन होता है. दिस विल डिस्कस. समरी, थोड़ा सा इसके बारे में जान ले पोएम के बारे में बिफोर वी रीड. अमांडा इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट डूज़ एंड डोंट्स बाय हर एल्डर्स. हमेशा उसको ये बताया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये करो, ये मत करो. शी इज़ टोल्ड नॉट टू हॉन्च हर शोल्डर्स नॉट एंड टू सिट अप स्ट्रेट. उसको बोला जाता है कि अपने कंधे झुका के मत बैठो और सीधे बैठो. शी इज़ टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क. उसको ये बताया जाता है कि उसको अपना होमवर्क फिनिश करना है. एंड टाइडी हर रूम, मतलब अपने रूम को मैनेज करना है, सेटल करना है, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज करना है. शी इज़ फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट दैट शी हैज़. उसको ये भी मना किया जाता है कि उसके पास जो चॉकलेट है उसको वो ना खाए. बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन. लेकिन इसी समय एट द सेम टाइम जब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो अमांडा की मेंटल सिचुएशन क्या है, वो इन इंस्ट्रक्शंस को अनसुना करती है और वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, अपनी ही दुनिया में खोई रहती है. शी ड्रीम्स ऑफ मर्मेड इन द सी. वो एक मर्मेड के बारे में ड्रीम करती है, अपने को इमेजिन करती है एक मर्मेड के तौर पे. ऑफ रोमिंग बेयरफुट इन द डस्टी स्ट्रीट. और अपने को इमेजिन करती है ऑर्फन के तौर पे कि बेयरफुट, नंगे पैर वो धूल भरी गलियों में घूम रही है. एंड ऑफ गोल्डन हेयर रेपुंजल हु लिव्ड अलोन इन हाई टावर. और कभी अपने को इमेजिन करती है सुनहरे बालों वाली रेपुंजल के तौर पे जो कि एक बहुत ही ऊंचे टावर में अकेली है. शी टेक्स नो नोट ऑफ वॉट इज़ बीइंग सेड टू हर. और उसको बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं रहती और न ही वो ध्यान देती है कि उसको क्या कहा जा रहा है उसके एल्डर्स के द्वारा. देन शी इज़ रिप्यूट फॉर बीइंग मूडी एंड सल्किंग ऑल द टाइम. और इसके बाद उसको मूडी और सल्किंग मीन्स अपसेट कहा जाता है कि वो हमेशा अपसेट रहती है, मूडी है. ये उसको लास्ट में उसके एल्डर्स बोलते हैं. तो प्रोबेबली दिस एल्डर इज़ हर मदर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि गर्ल्स को मोस्टली उनकी मदर्स इंस्ट्रक्ट करती हैं. तो यहाँ पे ये ऑल्दो इट इज़ नॉट क्लियरली टोल्ड दैट हु इज़ इंस्ट्रक्टिंग अमांडा. अमांडा को कौन बोल रहा है, कौन टोक टाक कर रहा है, कौन उसको कहता है कि ये करो, ये ना करो,
लेकिन प्रोबेबली ये उसकी मदर। अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। Here there are some word meanings. Haunch, bending the upper portion of the body in forward position, slouching, to stand, sit or move lazily down in downward direction. Now explanation of the poem. In the opening lines, Amanda is being instructed most probably by her mother for biting nails and sitting lazily with her shoulders bent. Don't bite your nails, Amanda. वो उसको मना कर रही है कि अपने नाखून मत काटो और अपने शोल्डर्स को हॉन्च मत करो। हॉन्च का मतलब बेंडिंग अप अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, आगे की तरफ झुकाना, मतलब अपने कंधे को मत झुकाओ अमेंडा। और स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब स्लाउचिंग टू स्टैंड और सिट और मूव लेजिली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, आगे की तरफ झुक के। तो मतलब अमेंडा आगे की तरफ झुक के बैठी हुई है, अपने कंधे झुका के बैठी हुई है, तो उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि सीधी स्ट्रेट बैठो, कंधे झुका के रॉन्ग पोस्चर में मत बैठो अमेंडा। सो द टोन ऑफ इंस्ट्रक्शन हियर इज़ नॉट एमिएबल। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो एमिएबल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड दस फेल्स टू मेक एनी सेंस टू अमेंडा। और क्योंकि वो कंजेनियल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है जो ये इंस्ट्रक्शन है, इसलिए अमेंडा के ऊपर इसका कोई असर भी नहीं हो रहा है। हियर द नेम अमेंडा इज़ यूज्ड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे आप देखते हो कि अमेंडा के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाट डज इट शो? विच शोज़ द इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पेरेंट। जो पेरेंट है, प्रोबेबली मदर, उसका इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, उसका एक्सक्लेमेशन मार्क। ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब वो इरिटेट है अमेंडा के बिहेवियर से और फ्रस्ट्रेटेड है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, वो जो भी कुछ कर रही है वो गलत कर रही है। तो इससे उसकी मदर को सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अमेंडा के बिहेवियर से, वो फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड है, इसलिए वो उसको ज़ोर से आवाज़ में इंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन अमेंडा क्या करती है आगे, दैट विल रीड इन नेक्स्ट। Literary devices. Anaphora. Consecutive lines begin with the same word, don't. Line first and second begin with the same word, don't. Don't bite your nails, don't hunch your shoulders. तो ये दोनों जो लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है सेम वर्ड से, सेम वर्ड या फ्रेज से। जो भी दो लाइन अगर ऊपर नीचे की स्टार्ट होती हैं तो दैट पोएटिक डिवाइस इज नोन एज एनाफोरा। देन सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द कंसेक्टिव वर्ड्स और क्लोज वर्ड्स। यहाँ पे आप देखो, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, दे ऑल स्टार्ट विथ एस साउंड। एस इज कॉन्सोनेंट, तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। एंड देन राइम स्कीम इज, राइम स्कीम ए ए बी ए, सो दैट इज राइम स्कीम ए ए बी ए। नेक्स्ट पैरा. There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब अमेंडा को इंस्ट्रक्शन जब मिल चुका है तो अमेंडा अपने ख्यालों में खो जाती है। Instead of paying attention towards the instruction, she is engrossed in her own thoughts, in her imaginary world. यहाँ पे there is a languid emerald sea. लैंग्विड इज अनएनर्जेटिक और लेथार्जिक, मीन्स ये लैंग्विड अनएनर्जेटिक, बिल्कुल सुस्त पड़े हुए। एंड एमरल्ड, एमरल्ड इज ग्रीन कलर्ड, प्रेशियस स्टोन जो पन्ना होता है, एमरल्ड होता है ग्रीन कलर्ड स्टोन। तो वो अपने आप को इमेजिन करती है कि एमरल्ड और बिल्कुल शांत, बिना किसी बशल के, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल शांत, वो एमरल्ड सी में सोल इनहैबिटेंट, मतलब अकेली तैर रही है वो इसमें। अ मर्मेड, अपने को इमेजिन करती है, मर्मेड इज़ अ वुमेन विथ हाफ स्ट्रक्चर एज अ फिश, उसका नीचे का बॉटम हाफ स्ट्रक्चर, इंस्टेड ऑफ लेग शी हैज़ फिन्स, वो फिश की तरह फिन होते हैं उनके। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग इज़ मूविंग स्लोली एंड स्टेडली, बहुत शांति से उसमें तैर रही है। तो अपने आप को क्या अमेंडा इमेजिन करती है कि वो एक शांत हरे समुद्र में अकेली बिल्कुल शांति के साथ ब्लिसफुली, हैप्पीली उसमें फ्लोट कर रही है।
that is her imagination. Amanda imagined herself to be a joyful mermaid sailing without any confines alongside soft waves of the green sea. ये वो अपने आप को इमेजिन करती है. Now further explanation for a child. Mermaid is a symbol of freedom and wonder. Children, mermaid and imaginary sea creature होते हैं. sea creature होते हैं समुद्री imaginary. It is not a reality. ये आप ध्यान रखना. imaginary है. अभी सच्चाई में इसको किसी ने भी नहीं देखा है कि एक ऊपर का हेड एक वुमेन का हो या लड़की का हो और नीचे वो फिश की तरह स्ट्रक्चर हो. तो ऐसा मर्मेड को किसी ने देखा नहीं है, बट इमेजिनरी है. ये हमें फेरी टेल्स में मिलता है. Similarly, Amanda in her imaginary world is free and her happiness does not require interference of any other human being. अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस कर रही है और उसको किसी भी दूसरे ह्यूमन बींग का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है. तो आप देखते हो कि जो सिचुएशन प्रेजेंट में उसका है, शी इज़ इमेजिनिंग द सिचुएशन क्वाइट डिफरेंट इन कंट्रास्ट विद दैट हर प्रेजेंट सिचुएशन. Notice that the alternate stanza in the poem has been given in the brackets. यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने का है कि हर एक अल्टरनेट स्टैंजा इस पोएम का ब्रैकेट्स में है. दे सेपरेट द इमेजिनेशन ऑफ अमेंडा एंड द फ्री फ्लो ऑफ प्योर थॉट्स फ्रॉम द इम्परेटिव स्टैंजाज स्पोकन बाय हर मदर. ये जो स्टैंजाज क्लोज किए गए हैं, जस्ट यू सी वंस, यहाँ पे देखिए दिस लाइन, सेकेंड, then again fourth, then sixth stanza, they all are enclosed in brackets. तो ये क्यों enclose किए गए हैं? Because they represent the free flowing thought of Amanda. अमेंडा की सोच को वो एग्जिबिट करते हैं, इसलिए वो ब्रैकेट्स में है. बाकी उसके पेरेंट्स के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो स्ट्रेट हैं ओपन लाइंस में, और अमेंडा के जो थॉट हैं वो ब्रैकेट्स में क्लोज किए हुए हैं. इम्परेटिव स्टेंजाज मीन्स इंस्ट्रक्टिव स्टेंजा, जिसमें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, वो ओपन है. दैट्स वाई दिस स्टेंजाज इन विच अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ in some other incarnation that is enclosed inside the bracket. Amanda uses her imagination as a medium of escape from annoying commands of her parents. Amanda के लिए ये उसका imagination होता है, एक तरह से अपनी सच्चाई से दूर भागने का जरिया. She feels suffocated in the real world. और ये हर एक टीनेजर के साथ जैसा होता है कि बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल और कमांड किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, तो वो सफोकेट फील करते हैं इन केस दे आर नॉट रिबेलियस. अगर सामने से उनको मना नहीं कर पाते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनको घुटन हो रही हो. दस फाइंड्स पीस इन हर वेरी ओन क्रिएटेड वर्ल्ड. और इस तरह से उसको शांति मिलती है अपनी ही बनाई हुई दुनिया में, वेयर देयर इज़ नो रिस्ट्रेंट, जहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है. Now literary devices. Allusion is a reference of a statement, person or place from history, religion, literature or any other field. तो यहाँ पे literary device जो है, allusion is mermaid to be free and contained in their own world. ये mermaid जो है वो free है and she doesn't require interference of anyone. तो ये एक indirect reference दिया गया है एक ऐसे प्राणी का, सी क्रिएचर का, अपने आप को इमेजिन करती है वो सी क्रिएचर के तौर पे, समुद्री जीव के तौर पे. तो ऐसे किसी भी हिस्ट्री का या लिटरेचर से किसी दूसरे पर्सन का रेफरेंस हो तो दैट इज़ नोन एज पोएटिक डिवाइस एल्यूशन. देन अगेन यू विल सी मेटाफर. मेटाफर यहाँ पे समुद्र को एमरल्ड या लैंग्विड कहा जा रहा है, बिल्कुल शांत, सुस्त और एमरल्ड कलर का. तो दिस इज़ अ कंपैरिजन without comparing word like or as, that is metaphor. And rhyme scheme is all last words are rhyming together. यहाँ पे rhyme scheme जो है, these last words are rhyming together, see me blissfully, so this can be marked as C C C. आप नोटिस करोगे कि जो भी अमेंडा के थॉट हैं जो ब्रैकेट में बंद किए हुए हैं, अमेंडा जो इमेजिन करती है उसमें सारे लास्ट वर्ड राइम करते हैं एक दूसरे से. सो लेट्स मूव फर्दर.
Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So in this line again she is being instructed, उसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या उसने अपना रूम टाइडी कर लिया, अरेंज कर लिया। और ये कह रही है शायद उसकी मदर कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ क्लीन करने के लिए बोले थे अमेंडा। तो फिर से इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ सिंपल सजेशन। फिर से टाइडी वर्ड मीनिंग है जो टाइडी का मतलब टू बी इन राइट ऑर्डर, मतलब अरेंज करना प्रॉपरली। Amanda is now being asked about whether she has finished her homework or arranged her room properly and also whether she has cleaned or polished her shoes. तो इन लाइन्स में ये उसको पूछा जाता है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है। Now Amanda is being coached about the things that are related to her surrounding. अब उसको कोचिंग मिल रही है, इंस्ट्रक्शन मिल रही है ऐसी चीज़ों के बारे में जो उसके सराउंडिंग से रिलेटेड हैं। शी इज़ बीइंग डिसिप्लिन फॉर एवरी लिटिल थिंग, और उसको सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैनर्स बताया जा रहा है। मेकिंग हर लूज हर पेशेंस, और इसके कारण उसका पेशेंस खो जाता है, उसका आत्मसंयम चला जाता है। एज अ मार्क ऑफ डिफायंस शी गेट्स इनग्रॉस्ड इन हर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड। तो ओपनली रिबिलियस होने के बदले वो अपने ही दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है, जो कि उसके विद्रोह का प्रतीक है। हर नेम इज़ बीइंग कॉल्ड अगेन एंड अगेन विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि उसका नाम बार बार उसकी मदर बुला रही है और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है। शोज दैट द पेरेंट्स प्रोबेबली हर मदर सीम टू बी लूजिंग हर टेम्पर एंड कूल। वो अपना कूल टेम्पर खो रही है क्योंकि बार बार वो उसको शाउट करके बुलाती है और उसको क्वेश्चन भी पूछती है। तो ये दिखा रहा है कि वो अपना पेशेंस खो रही है उसकी मदर, और परेशान है अमेंडा के बिहेवियर से। हियर यू विल सी लिटरेरी डिवाइसेस एनफ फॉर अ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन स्टार्ट विथ डिड यू, देन रेपिटिशन ऑफ आई इन थर्ड लाइन, assonance repetition of vowel sound in the same line, that is I told. Here O is repeated, I thought I told you to clean your shoes. See, repetition of O sound. And then rhyme scheme is like first stanza A A D A. This is same in all the instruction or imperative stanzas. Here A A D A. C has been given to the second stanza. So this is rhyme scheme. Now next stanza, I am an orphan. Now again Amanda starts dreaming. अब फिर से वो अपने सपनों की दुनिया में अमेंडा खो जाती है जब उसकी मदर उसको कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, रूम क्लीन कर लिया और अपने शूज़ क्लीन या पॉलिश कर लिए। तो फिर से वो सोचने लग जाती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग इन द स्ट्रीट। रोमिंग मीन्स मूविंग एमलेसली, बिना किसी कारण के इधर उधर वो घूम रही है गली में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और वो सॉफ्ट डस्ट पे जो गली में धूल है उस पे अपने पैरों से पैटर्न बना रही है, मार्क कर रही है। बेयर फिट, बिना चप्पल शूज़ के उसके पैर हैं। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, और इसमें वो इमेजिन करती है कि साइलेंस इज़ प्रेशियस एज गोल्डन। यहाँ पे अमेंडा क्योंकि उसको शोर सुनना पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन का, तो वो बहुत ही ज़्यादा एनॉयड है, वेक्स्ड है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है, और वो साइलेंस उसके लिए उस समय गोल्डन की तरह होता है, सोने की तरह होता है, और फ्रीडम बहुत ही प्यारा होता है। सो हियर सम वर्ड मीनिंग्स आर गिवन एंड देन explanation. In this stanza once again we see Amanda's reaction to her mother's harsh words. Amanda का रिएक्शन उसके मदर के harsh words के अगेंस्ट क्या है? Amanda withdraws into another imaginary world. फिर से वो खो जाती है दूसरे imaginary world में। The very first line is terribly depressing where Amanda imagines herself to be an orphan. और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग पहला लाइन है जब वो अपने आप को इस हद तक वेक्स्ड है, खींची हुई है कि एक ऑर्फन होना पसंद करती है, एक अनाथ होना पसंद करती है, इसके बदले कि उसके पेरेंट्स उसको इतना ज़्यादा डांटें और कंट्रोल करें। उसके बदले अच्छा तो यही हो कि वो अनाथ रहे।
suggesting how much frustrated she is with continuous questioning of her parents, especially her mother. ये दिखाता है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है. She imagines she has no shoes on her feet. वो इमेजिन करती है कि उसके पैर नंगे हैं, मतलब पैरों में कोई शूज़ या स्लीपर्स नहीं हैं. शी इज़ गेटिंग देम इवन सॉइल्ड बाय मेकिंग डिज़ाइंस ऑन द डस्टी ग्राउंड विद देम. और उनको वो और सॉइल कर रही है, गंदा कर रही है डस्टी ग्राउंड पे पैटर्न बना के, अपने पैरों से बना रही है डिज़ाइन धूल में. However, she makes no sound while making these dusty designs. लेकिन यहाँ पे ये एक और करने वाली बात है कि वो अपने पैरों से डिज़ाइन बनाते हुए कोई आवाज़ नहीं करती, उस समय भी साइलेंट होती है. She cherishes the silence as well as freedom to do as she likes. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है साइलेंस को और फ्रीडम को, और इसलिए वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि वो इस तरह से चुपचाप घूम रही है, अपने आप को एक ऑर्फन की तरह, अनाथ की तरह, जिसको के ऊपर कोई भी उसके पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस तरह से अपने आप को महसूस कर रही है. वो उस तरह की फ्रीडम चाहती है. Evidently, her love for silence is a result of her shouting and yelling of her mother. तो ये एक रिज़ल्ट है, ये तो क्लियर ही है कि उसकी मदर इतना ज़्यादा उसके ऊपर शाउट कर रही है कि वो चाहती है कि वो बहुत ही शांत और बिना कंट्रोल के फ्रीडम के साथ एक अनाथ की तरह रहे. ये अच्छा होगा. तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है अमांडा के अंदर अगेंस्ट द कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ पेरेंट्स. Now literary devices used here are first and second line start with I, that is anaphora. Then metaphora device used here is an orphan. अपने को वो I am like an orphan, instead of using this sentence she has told that I am an orphan. सीधा अपने को orphan बता रही है. तो इस तरह का comparison बिना comparing word के वो है metaphor. Silence is golden. Silence is like gold. Instead of that, she has directly compared silence with gold. And freedom is sweet. तो ये सारे डायरेक्ट कंपैरिजन है. फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन इज नोन एज मेटाफॉर. राइम स्कीम यूज्ड हियर इज ई ई ई. ऑल द लास्ट वर्ड्स राइम विथ वन अनदर. स्ट्रीट, फीट एंड स्वीट, दे ऑल राइम विथ वन अनदर. Next line, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब उसकी मदर इंस्ट्रक्ट करती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट. वो जो चॉकलेट तुम्हारे पास है उसको मत खाओ. प्रोबेबली शी इज़ ट्राइंग टू ईट चॉकलेट. वो चॉकलेट खाने की कोशिश कर रही है. उस समय उसको अपनी मदर से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि मत खाओ चॉकलेट, और याद करो तुम्हारे चेहरे पे एक्ने है. एक्ने मीन्स पिंपल्स से जो मार्क होते हैं, घाव होते हैं, वो एक्ने. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. अब अमेंडा क्योंकि अपनी मदर की तरफ नहीं देख रही है जब वो उसके साथ बात कर रही हैं, तो मदर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती है और कहती है एंगर में कि मेरी तरफ देखो अमेंडा. एक्ने इज़ अ कॉमन स्किन डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पिंपल्स स्पेशली ऑन फेस. तो फेस पे दाने निकल आते हैं इस एज में, तो उसको वार्न करती है कि तुम्हारे चेहरे के दानों को याद करो और मत खाओ चॉकलेट. A set of instructions provided here indicate how much essential it is for Amanda to understand the value of external beauty. कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स की नज़र में एक्सटर्नल ब्यूटी का, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है कि वो उसको उसकी प्लेजर जो है चॉकलेट खाने के इन्जॉयमेंट को भी रोक रही है. एंड स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व इट फ्रॉम द टेंडर एज. एक कम उम्र से ही उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है. Amanda is instructed by her mother not to eat the chocolate as previously that had caused her acne. क्योंकि पहले उसको एक्ने हो चुका है, तो यहाँ पे दिस इज THE द, ये आप इसको करेक्ट कर लेना. क्योंकि पहले उसको पिंपल्स हो चुका है तो उसको रिमाइंड कराती है कि अपने पिंपल्स को याद करो और चॉकलेट मत खाओ. However, Amanda is still lost in her own thoughts. Amanda अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई है and doesn't care enough to look up to her scolding mother. और उसको अपने डांटती हुई माँ की तरफ नहीं देखती है, वो बिल्कुल भी उसकी देखने की इच्छा नहीं है.
दिस केयरलेसनेस फर्दर एंगर्स हर मदर, और उसकी ये केयरलेसनेस के कारण, इग्नोरेंस के कारण उसकी माँ फिर से गुस्सा हो जाती है। एंड शी आस्क्स हर अटेंशन व्हेन शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड, और कहती है कि वो ध्यान दे जब उसको डांटा जा रहा है। तो मतलब मदर उसकी तो अपनी तरफ से उसको इंस्ट्रक्शन ही दे रही है, वो ये महसूस नहीं कर रही है कि इसका अमेंडा पे क्या असर हो रहा है, लेकिन वो चाहती है कि अमेंडा उसकी तरफ देखे जब उसकी मदर उससे बात कर रही है। तो लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हियर आर repetition of T sound, don't eat that chocolate Amanda, that is consonants, and rhyme scheme is AAFA. Now again Amanda gets lost in her imaginary world. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Here she has imagined herself as Rapunzel. Rapunzel is the name of a German fairy tale character. जर्मन में एक फेरी टेल कैरेक्टर है जिसका नाम है रेपुंजल, who was made to live alone in the high tower and had very long beautiful golden hair. उसको एक बड़े लंबे ऊंचे टावर में बंद कर दिया जाता है. You see here, and she has, ये अमेंडा के लॉन्ग गोल्डन हेयर है जो टावर से नीचे आ रहे हैं. तो अमेंडा अपने को वही फेरी टेल कैरेक्टर की तरह अपने को इमेजिन करती है कि वो रेपुंजल है. शी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय द विच डेम गॉथेल. तो वो विच जो है उसके द्वारा वो वहाँ पे कैद कर ली जाती है. एंड हु यूज टू कम अप टू द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर. और क्योंकि एक ही तरीका था उस टावर पे चढ़ने का कि वो अपने बालों को नीचे जब करती थी तो वो विच उस पर चढ़ के ऊपर आया करता था. द ओनली वे कुड मेक अ कॉन्टैक्ट विथ हर वॉज यूजिंग हर लॉन्ग हेयर. और यही एक तरीका था जिससे वो विच उससे कॉन्टैक्ट कर पाती थी, उसके पास आ पाती थी. Here Amanda is still lost in her own dreams. She pictures herself to be a long golden-haired Rapunzel who lived in a castle and had no care about anything. उसको किसी की भी चिंता नहीं है और एक ऊंचे टावर में रेपुंजल की तरह रहना चाहती है, अपने को इमेजिन करती है. Amanda imagines that the life of Rapunzel must have been very peaceful and fantastic in the tower. वो सोचती है कि क्योंकि टावर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी ह्यूमन बींग उसके अलावा नहीं होगा, तो बहुत ही ज़्यादा शांत और वंडरफुल लाइफ होगा उस टावर में. बट शी इज़ अनविलिंग टू लेट हर हेयर डाउन. लेकिन रेपुंजल की तरह वो अपने बालों को नीचे नहीं करेगी. एंड विशेज नो वन कुड कम अप टू द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर टू डिस्टर्ब हर पीस एनी हाउ. वो नहीं चाहती है, क्या कहती है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. लेकिन वो अपने सुंदर गोल्डन बालों को कभी भी नीचे नहीं करेगी ताकि उससे चढ़ के कोई ऊपर आए और उसको डिस्टर्ब करे. तो अपनी पीस शांति में उसको किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. शी सीक्स अ लाइफ विच इज़ अवे फ्रॉम एनी अदर ह्यूमन फॉर्म. जिसमें किसी भी ह्यूमन फॉर्म का इंटरफेरेंस ना हो, इस तरह की लाइफ वो इमेजिन कर रही है. We can see here how the presence of her parents and their inhuman behavior had made her against any human connection. यहाँ पे आप देखते हो कि उसके पेरेंट्स का प्रेजेंस मतलब उनकी उपस्थिति और उनका अमानवीय व्यवहार, लगातार उसको स्कोल्ड करना और उसको क्वेश्चन करना, ये उसको इतना ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ देता है, एनोइंग होता है, उससे इतना ज़्यादा वो चिढ़ जाती है कि किसी भी ह्यूमन कनेक्शन से दूर भागने का ही सोचती है. मतलब वो कभी इमेजिन भी नहीं कर पाती कि उसके सामने कोई है और क्या किसी तरह का ह्यूमन से उसका कनेक्शन है. अपने आप को बिल्कुल अकेली इमेजिन करती है कि उस टावर में रेपुंजल की तरह तो उतने ऊंचे टावर में अकेली रहेगी और एक पीसफुल और ट्रंक्विल लाइफ जिएगी, लेकिन अपने बाल नीचे नहीं करेगी क्योंकि उसको किसी भी और ह्यूमन बींग का इंटरफेरेंस उसकी पीस में नहीं चाहिए. तो दिस इज़ हर इमेजिनेशन. नाउ हियर poetic devices, literary devices used are repetition of consonant sound R, tower is tranquil and rare, R sound is repeated. Then allusion of Rapunzel, Rapunzel अपने आप को जब imagine करती है, that poetic device is allusion. And then rhyme scheme is G G G. All the last words of these lines rhyme together, care, rare and hair, they all rhyme together. And then last closing stanza.
Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पे उसकी मदर कहती है कि क्योंकि अमेंडा डांटने के कारण अपसेट हो चुकी है, उसका लुक जो है वो एंगर्ड है, ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में है। तो उसको मदर को ये भी चिंता है, उसकी मदर को ये भी सोचती है कि कोई ये ना कहे कि अमेंडा बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और मूडी है, उसको उसके पेरेंट्स ने स्कोल्ड किया है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस कारण वो अपसेट है। तो ये भी उनको चिंता है, इसलिए वो ये भी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि तुम्हें अपसेट नहीं होना है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, तुम्हें अपसेट नहीं होना अमेंडा। एंड तुम हमेशा मूडी हो, हमेशा गुस्से में आ जाती हो छोटी सी बात पे। और कोई भी ये सोचेगा, एनीवन वुड थिंक, कोई भी तुम्हें ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें हैरेस किया है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें नैग मीन्स डांटा है, स्कोल्ड किया है, कोई भी ये सोचेगा। नैग्ड हियर इज़ टू इरिटेट बाय कंप्लेनिंग अबाउट हिज हर, मतलब उसको कंप्लेन किया है, एटीट्यूड अगेन एंड अगेन, दैट इज़ नैग्ड। Explanation here is the parents keep instructing Amanda on do's and don'ts, but Amanda remains lost in her own dreams. अपने आप में ही खोई रहती है। The parents believe that Amanda is not reacting because she is annoyed. और पेरेंट्स को ऐसा लगता है, स्पेशली हर मदर फील्स दैट शी इज़ नॉट रिएक्टिंग बिकॉज, क्योंकि रिएक्शन उसका नहीं है, क्योंकि वो एनॉयड है, खींची हुई है, गुस्से में है। Amanda's behavior has made her parents look bad, और वो कहते हैं चिंता है उनको उनके इमेज के बारे में, अपने इमेज के बारे में चिंता करते हैं। दे आर कंसर्न्ड अबाउट हाउ सोसाइटी विल परसीव देम इफ़ देयर चाइल्ड ऑलवेज रिमेन्स इन अ फाउल मूड। तो ये भी सोचते हैं कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी अगर हमेशा उनकी बच्ची गुस्से में रहती है, तो ये इसकी भी उनकी चिंता है। मतलब सब लोग सोचेंगे आसपास वाले कि वो अपने बच्चे को डांटते हैं, इसलिए वो गुस्से में रहती है, खींची चिढ़ी हुई रहती है। They want to prove themselves as responsible parents who manage to balance out what the child want and what the society expect out of Amanda. वो एक बैलेंस दिखाना चाहते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, आइडियल पेरेंट्स हैं, और वो अमेंडा का बिहेवियर उसी तरह का उन्होंने उसको सिखाया है जैसा कि सोसाइटी में डिज़ायर्ड है। तो ये वो दिखाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे पेरेंट्स हैं, आइडियल पेरेंट्स हैं। However, they have already failed in their effort. Although they have already failed, क्योंकि अमेंडा उनकी बात सुनती नहीं है, उसको ध्यान नहीं देती है, तो इसलिए वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। Here in these last lines, poetic device used here is alliteration, repetition of S sound, stop, sulking. And rhyme scheme is AAHA. So in this poem we see that pressure of making oneself presentable to the society triumphs over every other behavior and manners. इसमें हम देखते हैं कि अपने बच्चे को और अपने को सोसाइटी में प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा दिखाने के लिए, बाकी हम उसकी किसी भी इमोशन को, किसी भी फीलिंग को ध्यान नहीं देते और इग्नोर करते हैं। तो ये सारे फीलिंग से ऊपर हो जाती है ये दिखावा करना कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें और हमें अच्छा कहें। हमारी ये फीलिंग हमें अपने बच्चे के बारे में भी अच्छा सोचने नहीं देती और हम उसको स्कोल्ड करते रहते हैं, प्रेशराइज करते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम अमेंडा।